हेलो गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विज़न हमारी मैगजीन दिसंबर की 2019 का। जो 10 टॉपिक है इसका न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो इसमें जो 35 आइटम है टोटल जो टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन ओशन डायलॉग 2019 से लेके एंड विद 35th दैट इज़ रोहतांग ट्यूनल रीनेम एज अटल जो ट्यूनल बना है। अब तो थ्रू माइंड मैप्स स्टार्ट करते हैं। और ये दिसंबर की पूरी मैगजीन आपकी कि 1 या 2 डेज़ में कल तक आपका ये पूरा ही अपलोड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट आर्टिकल है कि इंडियन ओशन डायलॉग 2019 का। तो इसमें बेसिकली जो 6 इंडियन ओशन डायलॉग है वो दिल्ली के अंदर हेल्ड हुआ है। और जो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। फ्लैगशिप इनिशिएटिव का मतलब है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। और जो IORA है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि मजबूत करना रीजनल कोऑपरेशन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विद इन इंडियन ओशन रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एसोसिएशन है इसके 22 मेंबर स्टेट्स हैं और 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो जो इंडियन ओशन का वाटर रिसीव करती हैं कंट्रीज़ वो इसके मेंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल जो मेंबर्स में हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया हो गया, मॉरिशस, बांग्लादेश एक्सेट्रा। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ट्रैक 1.5 जो है डिप्लोमेसी वो यूज़ होती है। तो आपको समझनी पड़ेगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी सिंपली ये टूल है कि जिसके थ्रू कंट्री जो होती है नेगोशिएट करके जो उनका रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करती है। तो जो ट्रैक 1 होता है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट एक कंट्री की दूसरी कंट्री से बातचीत करती है। और जो ट्रैक 2 होती है उसमें क्या होता है कि एक कंट्री का NGO अगर उसे दूसरी कंट्री में भी उसी सेम इशू पे काम करना है तो वो दूसरे कंट्री का जो NGO होता है थ्रू गवर्नमेंट बातचीत होती है। तो सेकेंड ट्रैक 2 में जो NGO बात करता है, जो सिविल सोसाइटी होती है। लेकिन जो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी है इसमें गवर्नमेंट एज वेल एज जो NGOs वगैरह हैं ये दोनों करते हैं काम। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी इन्वॉल्व बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल्स। तो आपको ये पूरा ही क्लियर हो गया होगा इंडियन ओशन डायलॉग 2019 का। और ध्यान रखेंगे जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है इसका अर्लियर नेम था इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव और दूसरा नाम था इसका IOR और ARC इसको बोलते थे कि एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। दैट इज़ एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया फॉर द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। ये फर्स्ट सच एग्रीमेंट है बिटवीन द ब्रिक्स कंट्रीज़। तो ऐसे से क्या होता है एक बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया और फॉरेन कंट्री जो डिज़ाइन किया गया है जिससे प्रोटेक्ट हो सके इंटरेस्ट जो इंडियन प्रोफेशनल जो बाहर काम कर रहे हैं फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे से बेसिकली एक सोशल सिक्योरिटी का एक एग्रीमेंट है कि जितने भी वर्कर्स हमारे बाहर काम कर रहे हैं कि जैसे आफ्टर द रिटायरमेंट जैसे प्रोविडेंट फंड होता है तो अगर कोई बाहर वर्क कर रहा है तो उसे उस इंक्लूड कि उसे मिलेगा नहीं मिलेगा। लाइक इंडिया में जो फॉरेनर वर्क कर रहे थे तो अब एक नई कैटेगरी जो सोशल सिक्योरिटी बिल है एक्ट बनाए जो उसमें ऐड की गई थी कि इंटरनेशनल वर्कर की, तो ताकि जो बाहर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो बेसिकली जो SSA है वो एनहेंस करता है जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन कंपनीज़ की बारे प्रोवाइडिंग ये बेनिफिट है डिटैचमेंट, एक्सपोर्टेबिलिटी, टोटलाइजेशन। और इसका बेसिकली मतलब ये है कि फर्स्ट एड डिटैचमेंट कि अगर कोई वर्कर अपने काम कर रहा है होस्ट कंट्री के अंदर तो अगर वो होस्ट कंट्री में काम कर रहा है लेकिन वो होम कंट्री में अगर वो अमाउंट जो भी स्कीम चल रही है सोशल सिक्योरिटी की उसमें अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है तो उसे अब जो होस्ट कंट्री है उसमें डिपॉजिट करने की नीड नहीं है, बस उसको जो होम कंट्री से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो वहाँ पे लगाने की नीड होती है। सेकेंड है एक्सपोर्टेबिलिटी कि जो भी होस्ट कंट्री में वो काम कर रहा है तो वो उसका जो होम कंट्री में आफ्टर रिटायरमेंट जो भी है टोटल एक्सपोर्ट हो जाता है जो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। वो है टोटलाइजेशन कि जो टोटल जो टेन्योर ऐड होता है जो होस्ट कंट्री में वो भी ऐड होता है कि जितना उसने वहाँ पे काम किया, ये नहीं कि केवल जो होम कंट्री में काम किया है वही ऐड होगा। और SSA है विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस बेनिफिट टू इंडिविजुअल नेशनल वर्किंग अब्रॉड। ये पूरा ही आपको क्लियर हो गया है। SSA बेसिकली सोशल सिक्योरिटी एक तरीके की फॉर द जो इंडियन प्रोफेशनल जो बाहर काम कर रहे हैं। और एज ऑन डेट इंडिया ने साइन किया है जो ऑपरेशनल SSAs है विद 18 कंट्रीज। इसके अंदर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क एक्सेट्रा। तो पूरा ही आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडेक्स
बार्टर मैकेनिज्म। तो बेसिकली रिसेंटली जो 6 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नेदरलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन्होंने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेंगे इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस मैकेनिज्म को। और जो इंस्टेक्स एक पेरिस बेस्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो जर्मनी, फ्रांस और यूके द्वारा सेटअप किया गया था। तो आपको इसका बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। आप इसे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बस यूएस, जब ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ गया था तो वहाँ पे जो P5+1 कंट्रीज़ थी तो उन्होंने यूएस से ईरान से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी एनरिचमेंट बंद कर दीजिए, वो आपको टेक्नोलॉजी जो अदर न्यूट्रिएंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें जो ईरान है उनकी बात मान ली थी। तो ये ओबामा साहब के टाइम पे हुआ था, लेकिन जो यूएस प्रेसिडेंट अभी एट प्रेजेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने बिल्कुल ही इनकी सारी बातें रद्द कर दी हैं और वो इससे बाहर आ गए हैं इसके जो एग्रीमेंट था। तो लेकिन जो 3 कंट्रीज़ हैं उसमें थी जो P5 में, डेट इज़ जर्मनी, फ्रांस और यूके, उन्होंने कहा है कि ईरान को कि क्या हो गया अगर यूएस चला गया तो। लेकिन बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि इसने अलाउ किया है कि यूरोपियन बिजनेस टू ट्रेड विद ईरान डिस्पाइट, एक वर्ड आ रहा है इसमें, स्ट्रिक्ट यूएस सैंक्शंस, कि बेसिकली कि अगर 2 कंट्रीज़ ये ईरान के साथ जब डील कर रही थी कि तो इन डॉलर डील कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि इन्होंने कहा है डॉलर अगर चला गया तो साइड रख देते हैं। तो बेसिकली ये ईरान से अगर ऑयल लेते हैं तो उन्हें अपने जो कंट्रीज़ का जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दिस पेमेंट चैनल फंक्शन एज एन यूरो डोमिनेटेड क्लियरिंग हाउस विच सर्कमवेट द यूएन सैंक्शन ऑन ईरान एज इट्स ऑपरेट आउटसाइड द यूएस डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो उसका बैकग्राउंड जरूर एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ तक के लिए माइंड मैप के लिए आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन नीडेड है। तो ध्यान रखेंगे एक बार्टर सिस्टम है कि जिसमें सामान के बदले सामान दिया जाता है, नॉट अ करेंसी। और ये 6 न्यू जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये ज्वाइन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैलेस्टीन इंडिया टेक्नो पार्क की, जो इंडिया ने रिलीज़ की अपनी जो टर्म सैंक्शन है फंडिंग की $3 मिलियन की फॉर द कंस्ट्रक्शन पैलेस्टीन इंडो टेक्नो पार्क। और टोटल जो ग्रांट करनी थी वो 12 मिलियन जो थी, जो अमाउंट थी वो ग्राउंड करनी थी। और जो टेक्नो पार्क है वो क्रिएट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट और कल्चर जो अनेबल करेगा कि नॉलेज बेस और क्रिएटिव एंटरप्राइज को एज वेल एज टेक्नोलॉजी क्लस्टर वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर सके लोकली, रीजनली और ग्लोबली। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो जिससे जो इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप है और जो उन्हें एक्सेस कर सकें और जो गैप है प्राइवेट और सेक्टर में और पब्लिक में वो ईजिली पूरा हो सके। टेक्नो पार्क विल सर्व एज अ IT हब ऑफरिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल IT रिलेटेड सर्विसेज रिक्वायरमेंट। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे यही 3 कंट्री का रोल, पैलेस्टीन, इजराइल एंड इंडिया, तीनों का ट्रायंगल है इनका। तो आप इसका मैप जरूर देखेंगे एक बार। अब देखते हैं फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कि रिसेंटली जो नीरव मोदी है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है एज एन FEO बाय अ स्पेशल कोर्ट। और अगर किसी पर्सन को डिक्लेयर करना पड़ता है FEO तो एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं फ्यूगिटिव एक्ट 2018 का उसने अलाउ करता है पर्सन को, अगर वो कब किन सर्कमस्टेंसेस में उसको डिक्लेयर किया जाता है, अगर वो अरेस्ट वारंट उसके अगेंस्ट इशू हुआ हो कि अगर उसने कोई भी फ्रॉड ऑफेंसेस किया हो अमाउंट 100 करोड़, और सेकंड कि वो कंट्री को छोड़ गया हो और रिफ्यूज़ कर रहा हो रिटर्न करने का। तो ये आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफ़र है NEFT, अब वो 24/7 अवेलेबल है कि RBI ने डिक्लेयर कर दिया कि NEFT पेमेंट फैसिलिटी विल नाउ बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक ऑन ऑल डेज। और जो NEFT एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो RBI द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। और इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, नो अपर लिमिट। एंड जो अर्लियर जो NEFT की जो टाइमिंग थी वो फिक्स थी फ्रॉम 8 AM टू सुबह के 8 बजे से शाम के 6:30 बजे तक थी और बैंकिंग डेज। और नाउ जो NEFT है वो 24/7 हो गई है इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। और जो NEFT की ट्रांजेक्शन है आफ्टर यूजुअल बैंकिंग आवर्स ऑफ बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होती है, STP के थ्रू, डेट इज स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग जो मोड है बैंक का। और टाइम ऑफ सेटलमेंट अब भी सेम ही है, डेट इज़ 2 आवर के अंदर पेमेंट सेटल हो जाती है। और RBI ने डायरेक्ट किया है कि फ्रॉम जनवरी 2020 बैंक्स कैन नो लॉन्गर चार्ज सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कि बैंक्स जो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हैं उनको चार्ज भी नहीं करेंगे
कि जो NFT पेमेंट के जो भी वो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि ओनली सेविंग बैंक अकाउंट है यहाँ पे, नो करंट अकाउंट, केवल सेविंग बैंक अकाउंट को ये छूट भी लिया। अब है कि नो MDR चार्जेस ऑन द पेमेंट बाय रुपे और UPI। रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि नो मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज होगा और ट्रांजेक्शन थ्रू होम ग्राउंड जो रुपे और UPI का प्लेटफॉर्म है उससे कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उससे MDR चार्ज नहीं होगा। MDR बेसिकली क्या है कि ये कॉस्ट है जो मर्चेंट है वो उसको लगाया जाता है बाय द बैंक कि जब वो पेमेंट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द कस्टमर बाय डिजिटल मीन्स, और ये एक्सप्रेस की जाती है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे लगता है, कितनी परसेंटेज ऑफ द अमाउंट लगेगा। एंड ऑल्सो जो ऑल द कंपनीज़ है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अबव है वो उनके लिए मैंडेट कर दिया कि वो फैसिलिटी पेमेंट की प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे थ्रू रुपे डेबिट एंड UPI QR कोड टू देयर कस्टमर्स। ये क्लियर है आपको। अब देखते हैं गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम संवाद आप बोल सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जेम संवाद टू ब्रिंग ऑन बोर्ड मोर लोकल सेलर्स की एक तरीके का कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया मार्केट प्लेस, लाइक जो अमेजोन फ्लिपकार्ट है ऐसी गवर्नमेंट का एक मार्केट प्लेस बना। एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ऑफरिंग एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट नीड्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, PCOs की, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन और लोकल बॉडीज़ की है। और जो परचेज होगा थ्रू जो जैम है हमारा बाय गवर्नमेंट यूजर्स वो ऑथोराइज किया जाएगा और मेड मैंडेटरी किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड जैम SPV है जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बिल्ड ऑपरेट एंड मेंटेन द जैम प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये एक तरीका का मार्केट प्लेस है जो सभी जो गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़ जो है उनको ऑफर करता है एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर द प्रोक्योरमेंट नीड्स हैं जो भी उनकी। और ये 2013 का जो कंपनी एक्ट था उसके अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। तो एक इंडियन इक्विवेलेंट पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है सच एज व्हाट्सएप विच विल बी यूज बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि डिज़ाइन और डेवलप किया गया है NIC द्वारा, डेट इज़ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एंड इट इज़ कंसिडर सेफर एज द प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप इन इंडिया। और इसका जो सर्वर भी होस्ट है वो भी कंट्री के अंदर ही है हमारी, और जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वुड बी इन द कंट्री बेस्ड जो गवर्नमेंट बेस्ड का जो क्लाउड है डेट इज़ NIC ऑपरेटेड डाटा सेंटर। एंड देयर आर ऑल्सो प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट और मीडिया शेयरिंग के लिए भी इन कीपिंग विद द हायरार्कीज इन द गवर्नमेंट सिस्टम। इट्स वेरी ईजी। हम देखते हैं UN इंडेक्स एसेसिंग कॉमर्स रेडीनेस। तो जो इंडिया है उसकी रैंक है 73 आउट ऑफ 152 कंट्रीज। बिजनेस टू कस्टमर डेट इज़ B2C कॉमर्स इंडेक्स 2019 का। इसकी जो पोजीशन है इंडिया की हमारी इम्प्रूव हुई है फ्रॉम 2018 एंड 83 थी इसकी 2017 के अंदर। तो बेसिकली फर्स्ट देखेंगे कि इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट डेट इज़ UNCTAD, एंड द यूरोपियन नेशंस है होल्ड 8 ऑफ द टॉप 10 स्पॉट ऑन द इंडेक्स विद जो नीदरलैंड है वो टॉप कर रहा है स्पॉट को। एंड द ओनली नॉन यूरोपियन कंट्रीज ऑन द टॉप 10 लिस्ट आप याद रखेंगे सिंगापुर 3rd पे आती है और ऑस्ट्रेलिया 10th पे आती है। जो इंडेक्स है वो मेज़र करता है ऑन इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस टू सपोर्ट ऑनलाइन शॉपिंग को, और जो कंट्री है वो स्कोर की जाती है ऑन द एक्सेस टू सिक्योर इंटरनेट सर्विसेज, द रिलायबिलिटी ऑफ पोस्टल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो प्रोपोर्शन है उसकी पॉपुलेशन का जो इंटरनेट यूज़ कर रही है, एंड अकाउंट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। तो ये आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए कि UN इंडेक्स एक्सेसिंग कॉमर्स रेडीनेस रिलीज़ किया जाता है UNCTAD द्वारा। बाकी ये फीचर्स। अब ब्रह्मोस मिसाइल देखते हैं कि रिसेंटली कि जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डेट इज़ DRDO और जो IAF है इंडियन एयर फोर्स एंड ब्रह्मोस jointly successfully conducted 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट, 1 ईच फ्रॉम लैंड एंड एयर। तो आप इंपॉर्टेंट देखेंगे एक सुपरसोनिक कीवर्ड है, एक क्रूज मिसाइल है। तो आप प्लीज़ इसमें डिफरेंस पता कीजिए कि डिफरेंस क्या होता है, क्रूज मिसाइल कौन सी होती हैं। तो बेसिकली ये ग्राउंड है तो जो प्रोजेक्टाइल की तरह होती हैं वो दूसरी होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड से बिल्कुल टच करके रहती हैं डेट इज़ क्रूज मिसाइल। इट इज़ अ मीडियम रेंज रैमजेट, ये भी आप कीवर्ड ध्यान रखेंगे, रैमजेट क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च फ्रॉम अ सबमरीन वार स्पेस फाइटर जेट लैंड। उसकी स्ट्राइक रेंज होती है 300 किलोमीटर्स की।
एंड ये ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को उनकी जो रिवर है उनसे मिलकर बना है। और जो मिसाइल है इज़ ऑपरेशनल विद द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो आप प्लीज़ ये कीवर्ड जरूर ध्यान रखें, क्रूज, रैमजेट एंड सुपरसोनिक। अब नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैंड इन हैंड। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड चाइना विद द थीम ऑफ काउंटर टेररिज्म अंडर द यूनाइटेड नेशन की जो मैंडेट है वॉज हेल्ड इन ओमरोई में, मेघालय। संप्रीति है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज। और इन बोल कुरुक्षेत्र 2019 की मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया सिंगापुर के बीच में। इंदिरा है एक सेकेंड एडिशन ऑफ जॉइंट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और रशिया। एंड सिम्बिक्स जो पता ही चलता है नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया सिंगापुर नेवल एक्सरसाइज। तो इसमें इतनी दी है, बाकी आप मिलिट्री एक्सरसाइज की सेपरेट से वीडियो देख सकते हैं हमारी। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो रिसेंटली जो है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज़ किया गया है बाय इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच ने। जर्मन वॉच ऑल्सो रिलीज़ करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी। इसकी हाईलाइट्स देख लेते हैं कि इट एक्सेस 181 कंट्रीज एंड क्वान्टिफाइड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू इकोनॉमिक लॉसेज जो भी हैं और लॉस टू जीडीपी एंड जो भी क्लाइमेट का लॉस हो रहा है इकोनॉमी में वो देखता है। और इंडिया की जो रैंक है वो वर्ल्ड है उसमें फ्रॉम 14 जो स्पोर्ट था 2017 के अंदर टू 5th मोस्ट वनरेबल कंट्री बन चुका है टू क्लाइमेट चेंज इन 2018। और इंडिया की जो हाई रैंक है इज़ ड्यू टू सीवियर जो रेनफॉल है फॉलोड बाय हैवी फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड। और इंडिया ने जो रिकॉर्ड किया है द हाइएस्ट नंबर ऑफ फेटलिटीज़ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड द सेकंड हाईएस्ट मॉनेटरी लॉसेस भी हुई हैं इंडिया को। और जापान ने टॉप किया है लिस्ट को फॉलोड बाय फिलीपींस एंड जर्मनी। जो भी किसी के लिए यही बताता है, आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हमारा जर्मन वॉच निकालता है, जर्मन वॉच दूसरा निकालता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसकी जो हाईलाइट्स हैं इंडिया इसमें वर्स्ट काम कर रहा है ड्यू टू कि उसकी जो हैवी रेनफॉल है फ्लडिंग है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि रिसेंटली न्यू स्टडी बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट फाउंड किया है कि जो ग्रोथ है इंडिया की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वो कंसिडरेबली लोअर है इसके जो लास्ट फ्यू ईयर्स से। और की फाइंडिंग क्या है इसकी कि इंडिया मिशन 2019 के अंदर वो कम हुआ है, वर लाइकली टू बी ओनली 1 पॉइंट हायर, मतलब 1.8% हाई है केवल देन 2018 से। एंड द ग्रोथ इन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टू इज़ लाइकली टू कम डाउन दिस ईयर टू जस्ट 0.6% ओवर द लास्ट ईयर। और जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताया डेट इज़ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इज़ अ ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थ एंड अ रिसर्च पार्टनर ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का। और ये 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय शेयर्ड पार्टनरशिप किसके बीच में, IGBP डेट इज़ इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम एंड IHDP डेट इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन जो प्रोग्राम है ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज एंड WCRP डेट इज़ वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च एंड प्रोग्राम एंड डाइवर्सिटी। तो इन तीनों का ध्यान रखेंगे आप। फर्स्ट इज़ IGBP, सेकेंड IHDP, थर्ड इज़ WCRP एंड दिस पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड द अर्थ ESSPN डेट इज़ अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप विच सब्सिक्वेंटली इवॉल्व इनटू फ्यूचर अर्थ। और ये प्रोजेक्ट इंक्लूड है इसमें कि जो ग्लोबल बजट है फॉर 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेज का ध्यान रखेंगे आप, डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड द कम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स इन अर्बन रीजनल क्यूमुलेटिव और नेगेटिव जो एमिशन है। तो तीनों का ध्यान रखेंगे। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल जो बजट है इसका 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेज के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं कि ताज ट्रेपेजियम जोन डेट इज़ TTZ कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया जो बैन लगाया हुआ था कंस्ट्रक्शन पे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पे और फेलिंग ऑफ ट्रीज पे इन TTZ जोन्स के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने कहा था कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है वो विल कंटिन्यू टू बी बैन एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2018 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है allowed industrial unit which could not spread pollution and have no objection certificate from the Ministry of Environment to function कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अलाउ कर दिया है कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट वर्क कर सकती हैं जो स्प्रेड नहीं करेंगे पॉल्यूशन और जिनके पास NOC का सर्टिफिकेट होगा, डेट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किससे, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। एंड जो TTZ है जो एस्टेब्लिश किया गया था इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं ऑन 30 दिसंबर 1996, जिससे जो ताजमहल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द पॉल्यूशन थ्रू एन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड द ऑर्डर बैन द यूज़ ऑफ कोल और कोक इन द इंडस्ट्री जो TTZ के अंदर लोकेटेड है उसमें बैन कर दिया यूज़ ऑफ कोल और कोक को विद अ मैंडेट फॉर स्विचिंग ओवर फ्रॉम कोल एंड कोक टू नेचुरल गैस।
और रिलोकेटिंग दैम आउटसाइड द TTZ और शटिंग डाउन, कि उनको अगर हैं भी तो कि उन्हें अब वो नेचुरल गैस पे नहीं शिफ्ट कर सकते, तो उन इंडस्ट्री को वहाँ से TTZ से हटा के दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया गया। अगर नहीं शिफ्ट हो पा रही है तो उन्हें बंद कर दिया गया। एंड दिस इज स्प्रेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस एंड इता इन यूपी एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। और ये एक इको सेंसिटिव एरिया हैविंग 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनके अंदर, नेमली ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी। एंड ताज जो ट्रेपेजियम जोन पॉल्यूशन है प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो मॉनिटर करेगी इस प्रोग्राम को फॉर द प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट इन एंड अराउंड द ताजमहल। नेक्स्ट देखते हैं एकल विद्यालय अभियान की एक रिसेंटली नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, एकल विद्यालय जो संगठन है, रीच द फिगर ऑफ 1 लाख स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, हाईलाइटिंग इज कमर्शियल टूवर्ड सोशल सर्विस। और जो ग्रास रूट लेवल के नॉन NGO है, नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट मूवमेंट है, डेट ऑपरेट इन द रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया और नेपाल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड नेपाल, एंड इट स्टार्टेड फर्स्ट इन 1988 इन द इंटीरियर एरिया ऑफ झारखंड। तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया और नेपाल दोनों में ऑपरेट है। और द मेन एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन दिस मूवमेंट इज टू रन 1 टीचर स्कूल, डेट इज जिसे एक एकल बोला गया, एकल विद्यालय इन द रिमोटेस्ट रूरल एंड ट्राइबल विलेजेस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका इज टू इंश्योर कि जो फंक्शनल लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, इट इन्वॉल्व जो लोकल टीचर्स उनको इन्वॉल्व करता है, कि वही जो लोकल टीचर हैं उनका ही इवॉल्व उसमें हो, हु टीच इन द रीजनल लैंग्वेज एंड इम्पैक्ट मोरल एजुकेशन, हेल्थ केयर एजुकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स। एंड द संगठन वॉज अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज इन 2017 फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फॉर रूरल एंड ट्राइबल चिल्ड्रन विद जेंडर एंड सोशल इक्वालिटी। तो ये एकल विद्यालय अभियान आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दीक्षा एक्ट। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक पास किया है आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट, क्रिमिनल लॉ है जो 2019 का, एंड आंध्र प्रदेश स्पेशल कोर्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट 2019 का, एज अ ट्रिब्यूट टू द वेटरनरी डॉक्टर नेम दिशा हु वाज रेप्ड एंड मर्डर। फीचर क्या है इसके कि इंट्रोड्यूसिंग वुमेन एंड चाइल्ड ऑफेंडर रजिस्ट्री विच वुड बी मेड पब्लिक एंड विल बी अवेलेबल टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एंड एक्सक्लूसिव पनिशमेंट डेथ पेनल्टी की फॉर रेप क्राइम्स विच देर इज एन एडवोकेट कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाए तो उनको डेथ पेनल्टी का एक्सक्लूसिव पनिशमेंट है इसमें। एंड रिड्यूसिंग कर दिया जजमेंट पीरियड को 21 दिन के अंदर अंदर टू 21 days, एंड द एग्जिस्टिंग जजमेंटल पीरियड एज पर द निर्भया एक्ट 2013 एंड क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 इज 4 months। और जो इस एक्ट ने रिड्यूस कर दिया जजमेंट का पीरियड है 21 days, और जो एग्जिस्टिंग जजमेंट का पीरियड है एज पर द निर्भया एक्ट और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के जो एट प्रेजेंट है 4 month के अंदर हो जाना चाहिए। एंड द स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, और जो पनिशमेंट है फॉर हेरासमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सोशल मीडिया, एट प्रेजेंट नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट इन द IPC, कि वो भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अब देख सकते हैं जागा मिशन, रिसेंटली ओडिशा लाइबल हैबिटेट मिशन OLHM, और जागा मिशन वॉन द ब्रॉन्ज एट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड क्या है, एक एनुअल अवार्ड है जो दिया जाता है बाय वर्ल्ड हैबिटेट, अ UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद UN Habitat in recognition of innovative, understanding and revolutionary ideas project program across the world। और ये एक स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है टू ग्रांट लैंड राइट्स टू 1000 ऑफ स्लम ड्वेलर्स, कि इनको लैंड राइट्स मिले जितने भी बस्ती में लोग रहते हैं। एंड अंडर द प्रोग्राम 1725 दैट इज 1725 स्लम्स वर सर्वाइव यूजिंग ड्रोन्स एंड GIS टेक्नोलॉजी, वाइल डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे भी कंडक्ट किया गया जिससे कि उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा सके, डेट इज़ लैंड राइट सर्टिफिकेट्स टू 52,000 एंड 682 फैमिलीज। ड्रोन मैपिंग स्लम ड्रास्टिकली कट डाउन द टाइम जो कंज्यूम होता है इन द एक्सरसाइज विच कुड हैव टेकन 12 years इफ डन बाय ट्रेडिशनल मेथड। तो याद रखेंगे कि उसमें ड्रोन का यूज़ होता है एंड GIS टेक्नोलॉजीज़ का। एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन्वॉल्व कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टू गेट द स्लम ड्वेलर की एग्री करें, कोऑपरेट करें एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखते हैं कि फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम, कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम फॉर स्कूल अक्रॉस द कंट्री। जो ये रैंकिंग है हैज़ बीन डिवाइडेड 3 कैटेगरी के अंदर, कि फिट इंडिया स्कूल जो फर्स्ट लेवल रैंकिंग का होगा, एंड फिट इंडिया स्कूल 3 स्टार का, एंड फिट इंडिया स्कूल 5 स्टार।
और जो लेवल है रैंकिंग का वो डिपेंड करेगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंस जो स्कूल है वो देता है फिटनेस को अमंग इट्स स्टूडेंट एंड टीचर्स, और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अवेलेबल होती है फिटनेस के इंक्लूड कि कैसा वहाँ पे वेंटिलेशन कैसा है, कुछ जिम वगैरह की फैसिलिटीज है नहीं। अब देखते हैं रीसेट 2BR1 कि रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया रीसेट 2BR1 ऑन बोर्ड PLSLV C48 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। PSLV जो C48 है ऑल्सो कैरिड 9 कस्टमर सैटेलाइट इंक्लूडिंग 1 ईच फ्रॉम इसराइल, इटली एंड जापान, और 6 का किया उसने फ्रॉम USA एज अ को पैसेंजर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसराइल, इटली, जापान, और 6 के लिए USA एज अ को पैसेंजर। और इसके बारे में देख लेते हैं अबाउट रीसेट 2BR1। रीसेट 2BR1 क्या है, एक सेकंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है इन द रीसेट 2B सीरीज एंड अलॉन्ग विद द काइटोसैट 3, एक पार्ट है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट का जो बूस्ट करता है इंडिया की जो अर्थ इमेजिंग कैपेसिटीज़ हैं फ्रॉम द स्पेस। रीसेट 2BR1 है पावरफुल रेजोल्यूशन जो अलाउ करता है 2 ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय 35 सेंटीमीटर डायमीटर टू बी डिस्टिंक्टिवली आइडेंटिफाइड, उन्हें पहचाना जा सकता है, एंड कवर अ स्वैम्प ऑफ 5 to 10 किलोमीटर्स। तो आप बेसिकली ध्यान रखेंगे। एंड जो रीसेट सैटेलाइट है वह इक्विप विद द SR दैट इज synthetic aperture radar that can take pictures of the earth during day and night and also under cloudy condition, very important। and the satellite with the help in agriculture, mining, forestry, coastal management भी help करेगा, soil monitoring में भी, disaster management support में भी, round the clock border surveillance में भी। और जो है satellite है has a mission life of 5 years। अब देखते हैं क्लियर स्पेस मिशन 1 जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इज प्लानिंग टू लॉन्च अ 4-arm रोबोट चेजर टू क्लीन अप द अर्थ ऑर्बिट। तो जो चेजर है इज़ टू बी डेवलप बाय स्विस स्टार्टअप क्लियर स्पेस अंडर द क्लियर स्पेस 1 मिशन। वंस अगर स्पेस में से लॉन्च हो जाता है ये ग्रैब कर लेता है जो चूजन पीस ऑफ स्पेस ट्रैश 1 at a टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 at a टाइम यूज ये ग्रैस्प करता है यूजिंग इट्स रोबोटिक आर्म एंड फॉल बैक टूवर्ड द अर्थ इन अ कंट्रोल डिसेंट। जो टारगेट है इज़ अ पीस ऑफ जंक कॉल्ड वेस्पा, वेरी इंपॉर्टेंट, अराउंड 1800 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो वेस्पा जो है पीस उसको टारगेट कर रहा है जंक है। एंड इंडियाज ऑर्बिट इज होम टू मोर देन 3500 डिफेक्ट सैटेलाइट एंड एन एस्टिमेटेड that is 7.5 lakhs small fragments, and all of these pieces are flying at a velocity of about 20,000 km per hour, and more debris could lead to more collision, cascade effect known as Cassius syndrome, which may render space eventually incorporate for important service like navigation। तो ये इसको हिंडर कर देता है कि जो ये ज़्यादा इनका डेब्रिस का वहाँ पे होना। और अदर सिमिलर मिशन देख लेते हैं कि रिमूव डेब्रिस एक मिशन है सैटेलाइट रिसर्च प्रोजेक्ट का इंटेंडिंग टू डेमोस्ट्रेट वेरियस स्पेस डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजीज। और मिशन इज लेड बाय द सर्वे स्पेस सेंटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सरे। एंड सम टेक्नोलॉजीज जो यूज़ हुई है डेट इज़ नेट कैप्चर, इसमें एक नेट को यूज़ करके डेट विल बी डिप्लॉयड एट द लार्जेस्ट क्यूबसेट। हरपोन कैप्चर, नेक्स्ट है इसमें विजन बेस्ड नेविगेशन, और एक डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। जापान अर्लियर जो लॉन्च की थी एक कार्गो शिप विच विल यूज़ अ 700 मीटर लॉन्ग लेदर टू रिमूव सम ऑफ द डेब्रिस फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट। तो ये देख सकते हैं, ये आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर स्पेस मिशन 1 ये डेब्रिस को निकालने के लिए, और ये ESA ने प्लानिंग किया है, और ये एक जंक ऑफ पीस को देख रहा है, उसका नाम है वेस्पा। नेक्स्ट देखते हैं वाईफाई कॉलिंग कि जो भारतीय एयरटेल ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है कि इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस ओवर वाईफाई दैट इज़ रिलायंस जियो ऑल्सो फॉलोड द सूट। और मोर अबाउट देख लेते हैं कि जो वॉइस ओवर वाईफाई है एक वाईफाई बेस्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। वाईफाई सर जो अलाउ करता है यूज़र को हाई डेफिनेशन में अपनी वॉइस कॉल कर सकते हैं वाईफाई का यूज़ करके अगर उसके नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। कॉल्स जो वाईफाई के ऊपर होती है यूज़र विद अ शॉर्ट कॉल कनेक्शन टाइम अलॉन्ग विद द सुपीरियर कॉल क्वालिटी कंपेयर टू द कॉल जो वोल्ट और एन एग्जिस्टिंग सेलुलर टेक्नोलॉजी से की जाती है, और यूज़र को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, जो उसका इंटरनेट चार्जेस है उससे ही हो जाएगा। इट इज़ सिमिलर टू अ वॉइस कॉल जो व्हाट्सएप द्वारा और अदर सर्विस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा की जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं कॉमेट 2i कि इट हैज़ बीन अ सेकेंड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट टू बी आइडेंटिफाइड टिल डेट टू हैव पास थ्रू एन आवर सोलर सिस्टम। जो फर्स्ट था वो था 1i, और जो ऑब्जेक्ट है बोर्न आवर सोलर सिस्टम ट्रेवल इन इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट अराउंड द सन, वाइल इंटरस्टेलर बॉडीज़ है वो फॉलो करती है हाइपरबोलिक पाथ। और जो इट वाज कंफर्म डेट जो
2i है that is Borisov have a more hyperbolic path than any other comet which has been studied to date. और जो interstellar object है can provide unique data about the star system of their origin, particularly about उसका जो building block है उसके regarding, तो ध्यान रखेंगे आप. नेक्स्ट है कि नासा सिलेक्ट साइट ऑन एस्टेरॉयड बेन्यू फॉर सैंपल कलेक्टिंग मिशन. ये कट कर दीजिए. जो साइट डिज़ाइन है एज नाइटिंगेल हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर सैंपल कलेक्शन बाय मिशन नोन एज ओसिरिस रेक्स बाय नासा. दिस साइट इज लोकेटेड नियर नॉर्थ पोल ऑफ एस्टेरॉयड बेन्यू. और सो टेम्परेचर इन दिस रीजन आर लोअर देन एल्सवेयर इन द एस्टेरॉयड एंड जो सरफेस है मटेरियल वो वेल प्रिजर्व है. और इन रेगुलर और रॉकी सरफेस मटेरियल इज अ डार्क. Crater is relatively smooth और जो thought is to be relatively young and the regolith is freshly exposed and Osiris Rex mission है also selectively Osprey as a backup samples collection site use किया जा रहा है. If any significant distribution to Nightingale surface would make it difficult to collect a sample. तो बेसिकली सिंपली आप याद रखेंगे कि नासा ने सेलेक्ट किया है एक एस्टेरॉयड जिसका नाम है बेनू फॉर सैंपल कलेक्शन मिशन के लिए. और जो ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी लोकेशन देख लेंगे आप. डेट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ पोल ऑफ एस्टेरॉयड. नेक्स्ट देख लेते हैं. डेट इज़ नेविक एज एन एलाइड सिस्टम ऑफ यूएस. रिसेंटली यूएस कांग्रेस हैज एग्रीड टू डेजिग्नेट इंडियाज नेविक एज इट्स एलाइड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अलॉन्ग विद गैलीलियो ऑफ यूरोपियन यूनियन. और जो है QZSS ऑफ जापान. ऑल्सो जो यूएस है डिज़ाइन रशियन गेलोनस एंड द चाइनीज़ जो बिडोई है एज अ नॉन एलाइड सिस्टम. इसका मतलब है कि जो यूएस की सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो ऑपरेट नहीं होगा और ना ही एक्सचेंज करेगा डाटा विद दी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. और जो डेजिग्नेशन हो इंडिया का नेविक एज एन एलाइट सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ अमेरिकन एफर्ट कि डेवलप करे एक प्रोटोटाइप प्रोग्राम फॉर मल्टी गवर्नमेंट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो रिसीवर डेवलपमेंट का है. एंड मल्टी GNSS रिसीवर इज़ अ सिस्टम जो एबल टू कैलकुलेट पोजिशन वेलोसिटी एंड टाइम बाय रिसीविंग जो सैटेलाइट सिग्नल्स को रिसीव करके ब्रॉडकास्ट होंगे जो मल्टीपल नेविगेशन सेटेलाइट्स. इट हेल्प टू अचीव हाई पोजीशन एक्यूरेसी विद जो इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ सेटेलाइट्स को कंपेयर टू जो जीप्स ओनली प्रोसेसिंग है. नेक्स्ट है इसमें कि गोल्ड कोटेड फंगाई कि इट इज़ नेचुरली अकरिंग स्ट्रेन ऑफ द फ्यूरेशियम ऑक्सीस्पोरम दैट इज़ फंगाई जो डिस्कवर किया गया रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर. नॉर्मली जो फंगाई प्ले करती है एसेंशियल रोल इन द डिग्रेडेशन और रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल की such as leaves, bark, as well as for recycling of other material, including aluminium, iron, magnesium, and calcium. But जो gold है वो chemically inactive material है that make this discovery very important. And the fungi attach gold to their strand by discovering and precipitating particles उनके surrounding से through process of oxidation. Moreover ये gold serve करता है ऐसा catalyst help करता है fungi को जो digest कर सके certain carbon foods को जो उसको हेल्प करता है ग्रो करने में लार्जर और स्प्रेड करता है फास्टर देन डेट डोंट इंटरेक्ट विद द गोल्ड. अगर वो गोल्ड के साथ इंटरेक्ट ना करे उसके कंपेरिजन में जब वो इंटरेक्ट करती है तो ज़्यादा फास्टर ग्रो करती है. एंड इट डिस्कवरी इंडिकेट अ पावरफुल पोटेंशियल टू यूज़ फंजाई फॉर बायो रेमेडिएशन टू रिकवर गोल्ड फ्रॉम वेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डिटेक्टिंग लार्ज गोल्ड डिपॉजिट बिलो द सरफेस फॉर लेस एनवायरमेंटली डैमेजिंग एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिंग ड्रिलिंग के लिए. तो गोल्ड कोटेड फंजाई आप ध्यान रखेंगे इसका नाम ध्यान रखेंगे. द स्ट्रेन ऑफ फ्यूरेशियम ऑक्सीस्पोरम फंजाई जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई. FO के नाम से आप माइंड में बिठाइए. ऑप्शन आप लगा सकते हैं फिर. नेक्स्ट है इंडिया साइंस पब्लिकेशन कि एज पर द रिपोर्ट US नेशनल जो NSF है दैट इज़ नेशनल साइंस फाउंडेशन. इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स. जो टॉप पोजीशन है वो चाइना द्वारा एक्वायर्ड की गई है अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स. जो उसमें फिर सेकंड नंबर आता है US का दैट इज 60%. इंडिया अकाउंट फॉर 5.31% ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिकेशन. जो US EU और जापान है आर मोर स्पेशलाइज उनका स्पेशलाइजेशन है इन हेल्थ एंड साइंस वेयर इंडिया एंड चाइना स्पेशलाइज इन इंजीनियरिंग. नेक्स्ट है कि पोर्तुगल सेट ऑफ गांधी प्राइज़ इन्होंने पोर्तुगल ने सेटअप किया कि पोर्तुगीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं जो एंटोनी रिसेंटली अनाउंस किया सेटिंग अप ऑफ गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ की जो अनाउंसमेंट है वॉज मेड विद अटेंडिंग जो सेकंड मीटिंग थी नेशनल कमेटी फॉर कमोमरेशन महात्मा गांधी जो उनकी जो 150th एनिवर्सरी थी. एंड प्राइज विल बी इंस्पायर किया गया है बाई गांधीज की जो थॉट एंड कोट्स हैं हर साल दिया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट गिवन एवरी ईयर. जो फर्स्ट एडिशन है प्राइज़ का विल बी डेडिकेटेड टू द एनिमल वेलफेयर. वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल के वेलफेयर पे है ये डेडिकेट ध्यान रखेंगे अभी भी. और जो प्राइम मिनिस्टर है पोर्तुगल का इज़ द ओनली फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है टू बी अ मेंबर ऑफ द नेशनल कमेटी फॉर कमेमोरेशन ऑफ 150th
नेशनल एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फॉर द कमेमोरेशन ऑफ एनर्जी, जो एनिवर्सरी है ऑफ महात्मा गांधी एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको बनाया गया था। और ये कमेटी जो चेयर की जाती है बाय द प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अक्रॉस जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। जो कमेटी ऑल्सो हैव 2 फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ये है कॉफी अनन एंड बन की मून एज इट्स मेंबर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि ये साहित्य अकेडमी अवार्ड, रिसेंटली जो साहित्य अकेडमी है अनाउंसेस एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 23 लैंग्वेजेस, अवार्ड फॉर नेपाली विल बी डिक्लेयर्ड लेटर। और जो साहित्य अकाली अवार्ड है वॉज ओनली इंडियन सिटीजन, ओनली टू इंडियन सिटीजन्स के लिए है फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो इनका बुक्स है ऑफ लिटरेसी जो मेरिट पब्लिश हुई इंडिया के अंदर इन द लास्ट 5 ईयर इन एनी ऑफ द मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस जो रिकगनाइज की गई हैं बाय अकेडमी के द्वारा। ध्यान रखेंगे ओनली फॉर इंडियंस, बिसाइड द 22 जो लैंग्वेजेस हैं इन्यूमरेटेड है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो साहित्य अकेडमी है वो रिकगनाइज करती है इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज को, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द विनर विल बी ऑनर्ड विद एन एनग्रेव्ड कॉपर फ्लैग एंड स्क्वाड, और प्राइज़ मिलता है इसमें 1 लाख रुपये का। इंपॉर्टेंट है कि इस प्राइज़ में, इस अवार्ड में मॉनेटरी वैल्यू मिलती है, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। एंड साहित्य अकेडमी इज़ द सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर जगनपीठ अवार्ड। और अबाउट देख लेते हैं इस साहित्य अकेडमी के बारे में। इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर जिसको बोलते हैं, कि ये सेंटर इंस्टीट्यूशन फॉर लिटरेसी डायलॉग पब्लिकेशन प्रमोशन इन द कंट्री एंड ओनली इंस्टीट्यूशन है जो लिटरेसी को देखता है। एक्टिविटीज़ इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप की गई थी 1954, बट इट फंक्शंस ऑटोनोमसली और रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड इट ऑल्सो अंडरटेक्स लिटरेसी एक्सचेंज प्रोग्राम विद वेरियस कंट्रीज, जो प्रमोट करती है इंडियन लिटरेचर बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया का कल्चर जो पोर्टल है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एमओसी उसने लॉन्च किया इंडिया कल्चर वेब पोर्टल एंड इट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंटल ऑथराइज पोर्टल वेयर नॉलेज एंड कल्चर रिसोर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। और ये डेवलप की गई थी बाय टीम ऑफ IIT बॉम्बे वेयर द क्यूरेशन ऑफ द डेट हैड बीन डन बाय इग्नू, दैट इज़ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ये प्रोजेक्ट पार्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है टू शोकेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिच टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया बोथ एट होम एंड अब्रॉड। और जो कंटेंट अवेलेबल है पोर्टल पे इसमें मेनली कंप्राइज है कि रेयर जो बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, वर्चुअल गैलरीज हैं, इंडियन नेशनल जो भी डॉक्यूमेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सभी जो कंटेंट है द पोर्टल वो करंटली इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और उसका जो वर्जन है टू एक्सपेंड इट अदर रीजनल लैंग्वेज इन फ्यूचर। अब 100 ईयर्स ऑफ ओसाम देख लेते हैं। रिसेंटली जो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, आसाम बोलते हैं इसको, कंप्लीटेड 100 ईयर्स उसकी जो एग्जिस्टेंस की है। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और एक लीडिंग इंडियन ट्रेड एसोसिएशन है जो एस्टेब्लिश किया गया था 1920 में बाय द ग्रुप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कलकत्ता ट्रेड एसोसिएशन द्वारा कॉमर्स किया गया था। और उसका एम है कि नर्चर करे एक बैलेंस इकोनॉमिक, ट्रेडिशनल और सोशल डेवलपमेंट बाय सेंसिटाइजिंग पॉलिसी मेकर्स एंड लेजिस्लेटर जो एसोसिएट कर सकें लोकल और ग्लोबल इश्यूज़ पे। इट कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ और प्ले करें एक इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक, ट्रेड और फिजिकल पॉलिसी। इट हैज़ 40 एक्सपर्ट कमेटी विच रेगुलरली टेक अप द नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। तो आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेशनल जो है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है जो हमारा, रिसेंटली जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो अवार्ड किया गया 236 अवार्डीज़। और WHO जो है वो अनाउंस कर दिया 2020 में एज द ईयर ऑफ नर्स एंड वाइल्ड एट द मिडवाइफ। 2020 will also mark the 200th birth anniversary of Florence Nightingale and Lini Puducherry was awarded posthumously who passed away while on duty caring for a Nipah affected जो पेशेंट था केरला के अंदर, तो उनको अवार्ड दिया गया है आफ्टर उनकी डेथ के बाद। और दीज अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1973 बाय द गवर्नमेंट एज अ मार्क ऑफ रिकग्निशन टू द मेरिटोरियस सर्विस जो नर्सिस के द्वारा सोसाइटी को दी जा रही है। और 2019 में अवार्ड दिए गए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नर्सिंग सेक्शन टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में दिया हुआ है जिसको बोला जाता है लेडी विद द लैम्प, वो द ब्रिटिश नर्स सोशल रिफॉर्मर हु वर द फाउंडेशनल फिलोसफर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग।
अब रोहतांगा ट्यूनल है, लास्ट टाइम आ रहा है, रीनेम किया गया जिसे एज अटल ट्यूनल, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने नेम किया है रोहतांग ट्यूनल को एज अटांग ट्यूनल। और ये बिल्ड हुआ था बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। रोहतांग ट्यूनल एक 8.8 किलोमीटर का लॉन्ग ट्यूनल है थ्रू पी प्रांजल रेंज, इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्यूनल अबाउट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर एंड विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू मनाली इन हिमाचल प्रदेश विथ लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर। तो आप ज्योग्राफी में इसका मैप आपने देखा ही होगा। अब हमारे बच गया है इसमें जो बीच का टॉपिक था, दैट इज़ 38 मीटिंग ऑफ GST काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 38 मीटिंग है GST काउंसिल की वो रिसेंटली कंक्लूड की गई है अंडर द चेयरमैनशिप। तो ये हमारा 101 जो अमेंडमेंट था, तो उसके अंदर उसने नया आर्टिकल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज़ 279A। तो उसने प्रेसिडेंट साहब को ऑथराइज किया कि वो 60 डेज़ के अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एक GST काउंसिल बनाए। तो ये 38 उसकी मीटिंग हो रही है और ये बिल्ड की गई, ये गलत है, ये पिछले का ही है हमारा। ये इसका देखेंगे जो इसका किसने रिकमेंड टू रेज द GST के यूनिफॉर्म रेट पे ऑफ 18% फ्रॉम 12% सभी वुमेन और ऑल वुमेन बैग्स पे एंड चेक्स ऑफ पॉलीथीन और पॉलीपोलिन जो स्ट्रिप्स हैं एंड चेक टू मेंटेन करते हैं जो फेक इन्वॉइसेस हैं एक्शन से। अब एक इंपॉर्टेंट जो है कि एक ग्रीवेंस रीडर्स कमेटी बनाई जाएगी एट जोनल और स्टेट लेवल पे विद बोथ CGST एंड SGST ऑफिसर्स इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड अदर GST स्टेक होल्डर्स। और जो कमेटी है वो एड्रेस करेगी ग्रीवेंसेस स्पेसिफिक और जनरल जो नेचर होगा टैक्स पेयर्स का एंड टू लिवाई सिंगल रेट ऑफ GST 28% का ऑन बोथ स्टेट रन और जो स्टेट ऑथराइज लॉटरी हैं। करंटली देयर आर डुअल रेट्स हैं लॉटरी के, जो 12% का ऑन स्टेट रन लॉटरीज और 28% का लग रहा है जो स्टेट ऑथराइज हैं, डेट इज़ प्राइवेट। लेकिन अब यूनिफॉर्म कर दिया गया, डेट इज़ 28। और जो काउंसिल है फॉर द फर्स्ट टाइम जो एक्सरसाइज करिए ऑप्शन ऑफ वोटिंग, जिससे वो डिसाइड करेगी GST रेट ऑन लॉटरी। तो ये वोटिंग को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो गाइज़ हमारे पूरे लेक्चर